अच्छा, सबसे पहले जो है ना जब आपने स्टार्ट लेना है ना तो आपने अपना टॉपिक को एक्सप्लेन करना है। टॉपिक को आपने कहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ये जो पहली स्लाइड है इसमें आपने टॉपिक को जो है ना ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। जो नॉलेज आपके पास है वो सारा जो है इसमें आपने पुट कर देना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आपने अपने टॉपिक के हवाले से और लॉन्ग टर्म जो है ना ये वैल्यूएशन है, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताना कि ये लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन क्यों ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों ज़रूरी है। ठीक है ना, और फिर आपने ये भी बताना कि भाई जो है ना इसका बेनिफिट क्या हो सकता है। ठीक है, सेकंड फिर आपके पास आता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बेसिकली आपने जो है ना बताना है कि भाई जो लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन है ये किसी भी कारोबार की ग्रोथ के लिए, उसकी प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर कारोबार जो है ना वो गोइंग कंसर्न के ऊपर जो है ना वो काम करता है। गोइंग कंसर्न ये होता है कि भाई आपने कारोबार शुरू कर लिया तो आपने वही कारोबार जो है ना वो लॉन्ग टर्म के लिए जो है ना जारी रखना है। ठीक है, और ये बेसिकली मतलब कोई भी कारोबार आप शुरू करते हो तो आपने कम से कम ये सोचना है कि उसको 5 से 6 साल के लिए, तो ये लॉन्ग टर्म 5 से 6 साल जो है ना ये लॉन्ग टर्म में आता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो है ना वो कारोबार में ये था कि आपने वैल्यू को मैक्सिमाइज़ करना है, ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है, और इसी के लिए जो है ना आप लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन की तरफ जाते हैं। ठीक है, फिर आपने जो है ना ऑब्जेक्टिव्स अपने एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई जो है ना आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने अर्निंग मैनेजमेंट का लॉन्ग टर्म के ऊपर जो है ना वो वैल्यू क्रिएशन पे इम्पैक्ट देखना है। फिर उसके बाद एसेट टर्नओवर का क्या, एसेट टर्नओवर अगर हमारा अच्छा होगा तो उससे लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन होती है कि नहीं होती, या डेट टू एसेट रेशियो जो है उससे लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन पे कोई फर्क पड़ता ही नहीं। इसी अलावा सेल्स हो गया और एज ऑफ द फर्म जो है ना उसको भी हम लोग ये चेक करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग सिग्निफिकेंस की बात करते हैं कि स्टडी क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आपने जो है ना यही बताने कि भाई जो कारोबार के लॉन्ग टर्म बेनिफिट होते हैं उसके लिए जो है ना ये स्टडी इंपॉर्टेंट है, और पॉलिसी मेकर को जो है ना ये फ़ायदा देगी कि वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बना सके, और मैनेजर जो होगा वो क्या कर सकेगा, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर इस स्टडी से हमें पता चल जाएंगे जो कि लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन के लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, फिर हाइपोथेसिस जो वेरिएबल्स हैं उसी से आपने हाइपोथेसिस बनाया हुआ है। ठीक है ना, कि अर्निंग मैनेजमेंट हैज़ अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन। इसी तरह एसेट टर्नओवर का इम्पैक्ट है, डेट टू एसेट का है, सेल्स का है, एज का है, लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन के ऊपर। तो 5 बेसिकली वेरिएबल्स हैं डिपेंडेंट जो जिनका इम्पैक्ट हमने देखना है लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन के ऊपर। ठीक है, फिर उसके बाद है आपके पास थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, वो भी यही बता रहा है कि ये जो है ना ये वेरिएबल्स इफेक्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन को। फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी है, इसमें रिसर्च डिज़ाइन जो है आपका क्वांटिटेटिव स्टडी है। ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी डेटा है और जो कि न्यूमेरिकली मेजर किया जाएगा, और पॉपुलेशन में जो है ना आपने वो 100 कंपनीज ली हैं स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, टॉप 100 कंपनीज, PSX 100 इंडेक्स भी जिसको बोलते हैं, वो पॉपुलेशन है, और वो किस बेस पे लिए है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन, उन्होंने ज़्यादा मार्केट को कैप्चर किया हुआ, इस वजह से हमने जो है ना वो इसको सेलेक्ट किया। ठीक है, इसमें सैंपल कितना लिए है, और सैंपल भी जो हमारा वो कंपनीज ही हैं, और डेटा हमने लिए वो 2016 से 2020 तक है, और इसको बेसिकली बोलते हैं सेंसस मेथड। ठीक है ना, सेंसस जो है इसको सेंसस सैम्पलिंग टेक्निक जो है ना वो बोलते हैं। ठीक है, डेटा कलेक्शन एंड सोर्स है वो कैसे होता है, जो डेटा कलेक्शन क्वांटिटेटिव नेचर है, सेकेंडरी डेटा है जो कि हमने स्टेट बैंक की वेबसाइट एनुअल रिपोर्ट से जो है ना वो सेलेक्ट किया है, और डेटा जो है 5 साल के लिए 2016 से 2020 तक है जो कि पैनल डेटा है। और फिर उसके बाद एनालिसिस में आपने मल्टी कॉलिनैरिटी बनानी है। ये बेसिकली एक प्रॉब्लम है मल्टी कॉलिनैरिटी, और ये प्रॉब्लम तब ऑफर होता है जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के आपस में जो है ना रिलेशनशिप होते हैं, क्योंकि रिग्रेशन ये कहता है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बीच में रिलेशनशिप होने, लेकिन जब इंडिपेंडेंट के बीच में जब आपस में रिलेशन होता है तो उससे आपका जो मॉडल होता है वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। इसलिए इसकी वैल्यू जो है वो जो है ना वो 10 से कम होनी चाहिए। IF जो है वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर, इसकी वैल्यू 10 से कम होनी चाहिए, और अगर ये 10 से कम है इट मीन्स कि डेटा में जो है ना वो मल्टी कोलिनैरिटी नहीं है। उसके बाद आपके पास जो है वो कोरिलेशन मैट्रिक्स है। ये बेसिकली आपका जो है ना लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन की मेजरमेंट है, ये बीटीडा AM। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये अर्निंग मैनेजमेंट है, और ये एसेट टर्नओवर रेशियो है, और डेट टू एसेट है, सेल्स है, और एज है। अब इसमें आपने कैसे इसको जो है ना वो क्या कहते हैं इसको आपने रीड करना है, तो आपने सबसे पहले जो है ना इस लाइन में चेक करना है इसको। ठीक है, ये वैल्यू अर्निंग मैनेजमेंट, तो देखिए यहाँ पे अर्निंग मैनेजमेंट जो है ना वो अर्निंग मैनेजमेंट आपके पास जो है ना इसको आपने EBITDA और अर्निंग मैनेजमेंट मैं आपको बताता हूँ एक और एरो ड्रॉ करके। अब देखिए ये जो है ना यहाँ पे
ये जो वैल्यू है ना ये इसके साथ आपने इस तरीके से मेजर करनी है कि ये वैल्यू 0.4091 ये आपको शो कर रहा है इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप, ठीक है। ये देखें ये इसके बीच में रिलेशन, फिर अगला जो है ना ये इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप शो करे, तो ये 40% एसोसिएशन है, ये 49% एसोसिएशन है, ये नेगेटिव एसोसिएशन है आपके पास लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन और डेट टू जो है ना एसेट में। इसकी एक्सप्लेनेशन जो है ना वो गिवन भी है आपके पास यहाँ पे, ठीक है ना। तो जहाँ पे आपको इन कन्फ्यूजन हो तो यहाँ पे भी आप जो है ना इसको ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पे इसको रीड कर सकते, ये एज इट इज रीड कर लें आप, ठीक है ना। फिर उसके बाद रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस में सबसे पहले आपने बताना है कि भाई आपका जो आर स्क्वायर 56% है, इसका मतलब ये है कि आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये जो 5 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, इनकी वजह से ओवरऑल मॉडल में कितना वेरिएशन आएगी, कितना परसेंट चेंज आएगा, वो है 56%, ठीक है। ये 50% से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास है F-statistic, ये है 24% और इसकी पी वैल्यू 0.0, तो ये जो वैल्यू है पी वैल्यू ये 0.5 से जो है ना 0.05 से कम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.05 से ये वैल्यू कम होनी चाहिए। ये वैल्यू जो पी वैल्यू जो है जब ये 0.05 से कम होगी, इसका मतलब ये है कि जो आपका ओवरऑल मॉडल है F-statistic आपके ओवरऑल मॉडल के बारे में बताता है। ये यहाँ पे इस पे मेंशन भी है, ठीक है ना, F-statistic के बारे में और इसके बारे में सारा यहाँ पे मेंशन भी, ठीक है। ये F-statistic का लिखा है, यहाँ पे आपको जो है ना वो आपका आर स्क्वायर का लिखा हुआ है, तो ये आपको बताता है कि ओवरऑल मॉडल सिग्निफिकेंट है। अब ये जो बाकी सारे हैं ना ये जो ग्रीन हुए हैं, ये भी आप देखें तो ये वैल्यू जो है ना ये भी 0.05 से कम है, ठीक है। ये वैल्यू जो है ये भी 0.05 से कम है। अब बाकी वैल्यूज देखें वो सारी भी जो है ना 0.05 से कम है। इसका मतलब ये है कि ये सारी वैल्यू सिग्निफिकेंट है और ये जो सारे वेरिएबल्स हैं ये इफेक्ट कर रहे हैं आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल को, और आपका डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन। इट मींस कि ये सारे वेरिएबल्स जो है ना वो लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन को इंक्रीज। इसकी फिर एक्सप्लेनेशन जो है ना वो यहाँ पे भी गिवन है। पहले तो आप इसको यहाँ से एक्सप्लेन करें और अगर मसला होता है तो फिर जो है ना आप ये यहाँ से इसको देख के जो है ना वो सिंपल रीड भी कर सकते हैं। अब यहाँ भी ये बेसिकली क्या होता है, कोफिशिएंट बेसिकली ये होता है ना, ये आपको ये बताता है कि अब देखें यहाँ से आपको पता लग गया कि भाई ये जो ये 5 वेरिएबल्स हैं ये इनका इम्पैक्ट तो है, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये 2 से ज़्यादा होनी चाहिए और ये वैल्यू 0.05 से कम होनी चाहिए। मैं यहाँ पे इसका क्राइटेरिया लिख भी देता हूँ। ये जो है वो ये ज़्यादा होनी चाहिए 2 से, ठीक है, और ये वैल्यू जो है ना वो कम होनी चाहिए 0.05 से। तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास क्या आ जाएगा, सिग्निफिकेंट आ जाएंगे, ठीक है। ये इंडिविजुअल वेरिएबल के लिए होता है, ये पूरे मॉडल के सिग्निफिकेंस के लिए होता है। ये वैल्यू भी जो है ना वो कम होनी चाहिए 0.05 से। स्टैंडर्ड एरर के साथ हमारा कोई काम नहीं है, हमारा काम अब इसके साथ है। अब देखें यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि ये कोफिशिएंट क्या बताते हैं, ये आपको मैग्नीट्यूड बताते हैं कि अर्निंग मैनेजमेंट में अगर चेंज आएगा तो लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन में कितना चेंज आएगा, इतना चेंज आएगा, ठीक है, 0.50 का, ठीक है। एसेट टर्नओवर में अगर चेंज आएगा तो लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन में इतना ज़्यादा चेंज आएगा, 91% का चेंज आएगा, ठीक है। डेट टू एसेट में अगर चेंज आता है, डेट आप बढ़ाते हो तो लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन में क्या आ जाएगी, इतना चेंज आएगा, मतलब थोड़ा सा चेंज आएगा। सेल्स बढ़ाने से इतना चेंज आता है, जितने फर्म की एज बढ़ती जाएगी इतना ज़्यादा जो है ना वो लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन में चेंज आता रहेगा, ठीक है। और फिर जो है आपके पास कंक्लूजन है, आपने सिंपली जो है ना वो स्टडी को कंक्लूड करना है, ठीक है ना। और कंक्लूजन में बेसिकली आपने ये बताना है कि भाई आप जो है ना कौन कौन से आपके ऑब्जेक्टिव एक्सेप्ट हो गए, ठीक है, कौन से ऑब्जेक्टिव जो है ना वो आपने अचीव कर लिए, तो इसमें सारे ऑब्जेक्टिव आपको अचीव हो गए। फिर उसके बाद रिकमेंडेशन, आपने सिंपल रिकमेंडेशन देनी है कि भाई लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपने वर्ड्स में आप जितना एक्सप्लेन करें तो बेहतर है, ना हो तो आप इसको सिंपली यहाँ से रीड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और फिर आपके पास होता है फ्यूचर डायरेक्शन में आपने बताना कि भाई सैंपल साइज बढ़ा के जो है ना वो इसको मजीद देखा जा सकता है, ठीक है ना। अदर वेरिएबल्स जो है ना ऐड किए जा सकते हैं, इसके अलावा किसी और सेक्टर पे, किसी स्पेसिफिक सेक्टर पे इसको जो है ना इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, और मीडिएटिंग वेरिएबल जो है ना वो इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो बस ये सारा इसमें था, आप इसको देखें।